ये कहानी है आरज़ू की, एक ऐसी लड़की की जिसने सिर्फ मोहब्बत मांगी थी, मगर किस्मत ने उसे ऐसी सज़ा दी जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि आरज़ू की हंसती मुस्कराती दुनिया एक डरावना ख्वाब बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? कौन था वो शख्स जिसने आरज़ू की ज़िंदगी को अंधेरों में धकेल दिया? जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिए। डिस्क्लेमर: ये कहानियाँ सिर्फ तफरीही मकसद से बनाई जाती हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहानी है आरज़ू की, जो बम्बई में एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। आरज़ू एक ऐसी खूबसूरत लड़की थी कि उसकी आंखें सब्ज झीलों की तरह गहरी और पुरसुकून थीं। उसके बाल रेशम की मानंद नर्म और मुस्कुराहट इतनी दिलकश कि देखने वाले का दिल जैसे पल भर को ठहर सा जाता। मगर आरज़ू सिर्फ हसीन नहीं थी, उसका दिल भी उतना ही पाक, उतना ही शफाफ था। आरज़ू अक्सर एक खूबसूरत सपना देखा करती, एक ऐसी दुनिया का ख्वाब जो रंगों, रोशनियों और खुशियों से भरी हुई थी। वो दिल ही दिल में सोचती, काश मैं भी उस दुनिया को हकीकत में देख पाऊं। मगर उसे क्या खबर थी, जिस सपने को वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत समझ रही है, वही सपना एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे डरावना ख्वाब बनने वाला था। आरज़ू की यूनिवर्सिटी के एमडी का बेटा अरमान दिल ही दिल में आरज़ू को चाहने लगा था। वो अक्सर उसे देखकर खामोश मुस्कुराहट में खो जाता, मगर अपनी मोहब्बत छुपा ना सका। आखिरकार अरमान ने जिद करके अपने वालिद को आरज़ू के घर रिश्ता ले जाने पर आमादा कर लिया। क्योंकि अरमान एक ज़िद्दी और खुदसर लड़का था, उसके वालिद उसकी कोई बात टाल नहीं सकते थे। उन्हें मालूम था कि जब बात आरज़ू की हो तो उनके बेटे के लिए ना कहना नामुमकिन है। एक रोज़ दोपहर के वक्त अचानक आरज़ू के घर की घंटी बजी। दरवाज़ा खुला तो सामने एक अनजाना मेहमान खड़ा था, बावकार लिबास, चेहरे पर संजीदगी और लहजे में नरमी। आरज़ू के वालिदैन ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे किसी अजनबी की आमद ने उन्हें हैरान कर दिया हो। आरज़ू के पापा ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, माफ़ कीजिएगा, आप कौन हैं? हम आपको पहचान नहीं पाए। वो शख्स मुस्कराते हुए बोला, मैं अरमान का पापा हूँ। दरअसल मेरा बेटा आपकी बेटी आरज़ू को पसंद करता है और मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने आया हूँ। क्यों ना बैठकर इत्मीनान से बात कर ली जाए। कुछ देर बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। माहौल में एक हल्की सी संजीदगी छा गई, जैसे हवा भी सुनने के लिए रुक गई हो। अरमान के पापा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा बेटा आरज़ू को बहुत पसंद करता है। वो चाहता है कि मैं उसका रिश्ता लेकर आऊं, इसीलिए आज यहाँ आया हूँ। आरज़ू के वालिद ने नरमी से जवाब दिया, हमारी बेटी अभी पढ़ रही है और हमने अभी उसकी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। अरमान के पापा हल्का सा मुस्कुराए, मगर उनकी मुस्कुराहट में गुरूर की एक लकीर छुप न सकी। उन्होंने कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरे बेटे ने एक ऐसी लड़की को पसंद किया जो अभी किसी को पसंद नहीं करती, ना ही उसके दिल में किसी का ख्याल है। आरज़ू के पापा ने बात समझाने की कोशिश की, जनाब मेरी बात समझने की कोशिश करें। लेकिन अरमान के पापा ने फौरन बात काटते हुए घमंड से कहा, अगर तुम्हारा मतलब उस रिश्ते से इनकार है तो याद रखो, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि मुझे इनकार कर सको। ये तो तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी है कि मेरे बेटे ने उसे पसंद किया, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। तुम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि इस रिश्ते को कबूल कर लो, क्योंकि मैं अपने बेटे की जिद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर उसने एक गहरी निगाह आरज़ू के वालिदैन पर डाली, जैसे फैसला सुना चुका हो और अब सिर्फ खामोशी बाकी थी। आरज़ू के माँ बाप ये बात सुनकर इस रिश्ते से हाँ कर देते हैं और मन में सोचते हैं कि एक ना एक दिन तो अपनी बेटी की शादी करनी है। इसलिए वो इस रिश्ते को हाँ कर देते हैं और यूं आरज़ू और अरमान की सगाई हो गई। मगर आरज़ू इस सगाई से खुश न थी। उसे अरमान पसंद न था। वो भगवान से शिकायत कर रही थी, हे भगवान, आपसे एक छोटी सी मांग की थी, वो भी आपने पूरी नहीं की। मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए था जो गुड लुकिंग, हैंडसम, चार्मिंग एंड इनोसेंट स्माइल वाला हो और दिल का अच्छा हो, जिसे देखकर दिल की धड़कन रुक सी जाए। हे भगवान, आपने तो उनमें से एक भी क्वालिटी नहीं डाली। इस अरमान में ये हीरो कम विलन ज्यादा लगता है। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। ये कहकर वो सो गई। मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था, जिससे वो बेखबर थी। सगाई के बाद आरज़ू यूनिवर्सिटी गई।
तो अरमान का रवैया अब बदल गया था। अरमान आरजू को किसी दोस्त से बात नहीं करने देता था, हर वक्त आरजू को अपने साथ रखता था। एक दिन आरजू यूनिवर्सिटी से अकेली घर आ रही थी। उसे अपने बचपन का दोस्त रास्ते में मिल गया, जिससे वो बातें कर रही थी। इतने में पीछे से अरमान आ गया और उसने लड़के को मारना शुरू कर दिया। अरमान बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरजू का हाथ पकड़ने की? ये कहते ही उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। आरजू ये देखकर घबरा गई। आरजू ने अरमान को रोकने की कोशिश की, मगर उसने आरजू की एक ना सुनी। अरमान उस लड़के को मारता रहा। आरजू बोली, बस करो, ये मर जाएगा, अब छोड़ दो उसे। इसमें उसकी कोई गलती नहीं, मैं ही उससे हाथ मिला रही थी। ये बात सुनकर अरमान ने आरजू का हाथ गुस्से से पकड़ा और आरजू को कार में बैठाया और कार इतनी स्पीड में चलाई कि आरजू घबरा गई। वो बोली कि ये तुम क्या कर रहे हो, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, प्लीज कार स्लो करो। अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया। अरमान ने कार को एक खाई के पास रोका, कार से बाहर निकला और गुस्से से आरजू को भी कार से बाहर निकाला। अरमान बोला, उस लड़के को तो सजा मिल गई, अब तुम्हारी बारी है। अरमान की आंखों में सख्त गुस्सा दिखाई दे रहा था। अरमान बोला, तुमने ऐसे कैसे उस लड़के से बात करने की हिम्मत की, जबकि मैंने तुम्हें साफ मना किया था कि तुम मेरे अलावा किसी से बात नहीं करोगी। फिर भी तुमने उस लड़के से बात क्यों की? आरजू अरमान से बोली, मैं भी इंसान हूं, तुम्हारे हाथ की कोई कठपुतली नहीं हो। अरमान, मुझे नहीं लगता कि अब हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। ये लो तुम्हारी अंगूठी। आरजू ने अंगूठी उतारकर अरमान के हाथ में रख दी और वहां से चल पड़ी। अरमान ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और उसे कार के साथ लगा दिया। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। तुम होती कौन हो ये रिश्ता खत्म करने वाली? एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो, ये रिश्ता ना तो तुम्हारी मर्जी से तय हुआ है और ना ही तुम्हारी मर्जी से खत्म होगा। इस रिश्ते पर और तुम पर सिर्फ मेरा हक है और मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि तुम इस तरह किसी और से बात करो। आरजू उसका ये रूप देखकर बहुत डर गई थी। अरमान बोला, अब तुम समझ गई होगी कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पॉसेसिव हूं, और उसे गले लगा लिया। प्लीज आरजू, दोबारा ऐसी कोई गलती मत करना जिससे मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़े। इसने आरजू को छोड़ दिया। आरजू बस उसे डरी और घबराई आंखों से देख रही थी। अरमान का गुस्सा अब कम हो गया था और अब अरमान की आंखें शांत हो गई थी। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, एग्जाम खत्म होते ही हम दोनों जल्दी से शादी करेंगे। अरमान ने अब इसका हाथ प्यार से पकड़ा और इसे कार में बिठाया और खुद भी कार में बैठकर कार चलाने लगा। पूरे रास्ते आरजू कुछ नहीं बोली, बस इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। घर पहुंचकर अरमान ने कार रोकी। हम घर पहुंच गए। उसने आरजू का हाथ पकड़ा। वो घबरा गई। अरमान बोला, घबराओ मत, मैं ही हूं, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि हम दोनों के बीच आज जो कुछ भी हुआ वो घर पर बताने की जरूरत नहीं। अपना मूड फ्रेश करो। आरजू कुछ नहीं बोली। अरमान ने इसका हाथ जोर से दबाया। आरजू को दर्द हुई। वो दर्द भरी आवाज में बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। अरमान, दर्द हो रही है? मेरे भी दिल में ऐसे ही दर्द होता है जब तुम मुझे इग्नोर करती हो या मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देती हो। क्यों करती हो तुम ऐसा आरजू? दर्द भरी आवाज में बोली, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरमान ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ छोड़ दिया। वो मुस्कुराती हुई आवाज में बोला, शाबाश, अब तुम मेरी बातों को समझने लगी हो, अब तुम घर जाओ। आरजू जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर वहां से भाग गई। आरजू ने घर आकर किसी को कुछ नहीं बताया। उसकी मां ने फिक्र भरी आवाज में पूछा, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई बेटा घर आने में, और क्या तुम रोकर आई हो? आरजू मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, रास्ते में आंख में कचरा चला गया था, इसलिए आंख से पानी निकल गया, और कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। मगर वो बहुत डरी हुई थी। वो अपने कमरे में चली गई। अब आरजू अरमान से डरने लगी थी। वो अब किसी से यूनिवर्सिटी में बात भी नहीं करती थी, बस अरमान ही इसके साथ बातें करता था। अब आरजू अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हो गई थी। एक रात अरमान ने उसे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया। पहले तो उसके माँ बाप ने जाने से इनकार कर दिया, मगर अरमान ने अपने पापा से फ़ोन करवाया। अरमान के पापा ने आरजू के पापा से कहा, आप आरजू को पार्टी में जाने की इजाज़त दे दे। मेरे बेटे को कैसा लगेगा अगर उसकी बर्थडे पार्टी में उसकी मंगेतर ही ना हो। और वैसे भी अब आरजू हमारी अमानत है आपके पास, और अमानत पर कभी हक नहीं जताते भाई साहब। समझदार बनिए और आरजू को मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी में जाने की इजाज़त दे दीजिए। आरजू के माँ बाप बेबस हो गए थे इन बाप बेटे के सामने। उन्होंने आरजू को इजाज़त दे दी। आरजू का बर्थडे पार्टी में जाने का बिल्कुल मन नहीं था, मगर वो जानती थी कि वहां जाना ही पड़ेगा।
अरमान ने उसे पिक करने के लिए अपनी नई कार भेजी जो उसके पापा ने उसे आज बर्थडे पर गिफ्ट दी थी। अरमान ने अपनी बर्थडे पार्टी एक बड़े से क्लब में रखी थी जहां अरमान ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया था। इसके सब दोस्त वक्त पर आ गए थे मगर इसे आरजू का इंतज़ार था। ये क्लब के एंट्रीज गेट पर खड़ा आरजू का इंतज़ार कर रहा था कि इतने में वो कार आ गई जो आरजू को पिक करने के लिए भेजी गई थी। इसमें से आरजू उतरी। इसने बहुत ही खूबसूरत लाल रंग की फ्रॉक पहनी थी। वो इस फ्रॉक में बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। अरमान उसके पास आया और पूछा, आने में इतनी देर कैसे हो गई? ड्राइवर ने कहा, सॉरी सर, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था इसलिए आने में देर हो गई। अरमान ने गुस्से से ड्राइवर की तरफ देखा। आरजू फौरन बोली, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, मुझे ही तैयार होने में थोड़ा वक्त लग गया था। अरमान ने उसे सर से पांव तक देखा। वो बहुत प्यारी तो लग रही थी मगर उसकी ड्रेस पार्टी स्टाइल के साथ ज़रा भी मैच नहीं कर रही थी। अरमान बोला, तुम अच्छी तो बहुत लग रही हो मगर ये बर्थडे पार्टी है, इसमें वेस्टर्न ड्रेस पहननी थी। आरजू ने तल्ख लहजे में कहा, अगर तुम्हें मेरी ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरमान ने उसका हाथ प्यार से पकड़ा और कहा, भले तुम्हारी ड्रेस बर्थडे पार्टी के वेस्टर्न स्टाइल से मैच नहीं कर रही मगर तुम बहुत प्यारी लग रही हो मेरी जान। फिर अरमान उसे क्लब के अंदर ले गया। आरजू पहली बार ऐसी जगह पर आई थी। अरमान ने केक काटा और पार्टी शुरू हो गई। अरमान और उसके दोस्त पार्टी एंजॉय कर रहे थे मगर आरजू एक कोने में अकेली बैठी थी। पार्टी में अरमान और उसके दोस्तों ने बहुत ड्रिंक कर ली थी। अरमान नशे की हालत में वहां से निकल गया। वो भूल गया था कि उसे आरजू को भी अपने साथ लेकर जाना था क्योंकि उसने ड्राइवर को वापस भेज दिया था। नशे की हालत में वो आरजू को भी यहीं भूल गया। आरजू के पास एक वेटर आया। उसने आरजू से कहा, मैम, अब क्लब बंद करने का वक्त हो गया है, सब लोग जा रहे हैं, आपको भी अब जाना चाहिए। आरजू ने देखा कि वाकई बहुत वक्त हो गया है, ये अरमान कहाँ है? वो अरमान को ढूंढने लगी मगर उसे अरमान नहीं मिला। उसने क्लब के बाहर आकर देखा तो वहां अरमान की कार भी नहीं थी। अब वो घबरा गई। उसने अरमान को फ़ोन लगाया मगर अरमान ने उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहां से सब लोग चले गए और आरजू वहां अकेली खड़ी रह गई। अरमान को फ़ोन करते करते उसके फ़ोन की चार्ज भी ख़त्म हो गई थी। आरजू वहां से चल पड़ी। उसने सोचा थोड़ा आगे जाकर शायद उसे कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी और वो घर पहुंचकर टैक्सी वाले को पैसे दे देगी। वो अकेली सुनसान सड़क पर चल पड़ी। वो सड़क बहुत सुनसान थी और हवाएं भी आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगीं। आरजू थोड़ा सा आगे गई तो वहां कुछ लड़के जो सड़क पर खड़े होकर ड्रिंक कर रहे थे, उनकी नज़र आरजू पर पड़ गई। ये बदमाश लड़के आरजू का पीछा करने लगे। आरजू उन लड़कों को देखकर डर गई और घबराकर वहां से भागने लगी। वो बदमाश लड़के भी आरजू के पीछे भागे। ये भागते हुए एक ऐसी सड़क पर पहुंची जहां डेंजर का बोर्ड लगा हुआ था और सड़क भी बड़े पत्थर रखकर ब्लॉक थी। आरजू बगैर पढ़े उन पत्थरों के बीच में जो थोड़ा फासला था वहां से गुजरकर आगे चली गई। वो बदमाश लड़के भी उसी सड़क पर पहुंच गए। उन लड़कों ने वो बोर्ड पहले से ही पढ़ा हुआ था। वो लड़के वहां रुके। उनमें से एक लड़के ने कहा, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, यहां डेंजर का बोर्ड भी लगा है। मगर उसी वक्त दूसरे लड़के ने कहा, कुछ नहीं होता, वो लड़की भी तो यहीं से अंदर गई है, जिसे जाना है वो जा सकता है, मैं तो उस लड़की को ढूंढ कर ही रहूंगा। आज रात वो लड़की वैसे भी अकेली थी, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसकी ये बात सुनकर दूसरे लड़कों ने भी हामी भरी और ये लड़के भी आगे चले गए। ये लड़के थोड़ा सा आगे गए तो उन लड़कों ने देखा वहां एक बहुत पुराना और बड़ा शमशान घाट था। वो लड़का बोला, वो लड़की यहीं कहीं छुपी होगी, ढूंढो उसे। आरजू वहीं एक बड़े से दरख्त के पीछे छुपी थी। इसने उन लड़कों को देखा और डर के मारे वहां से फिर भागी। उन लड़कों ने उसे देख लिया और वो भी उसके पीछे भागे। आरजू एक मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंची। उसकी सांस फूल रही थी। वो हाँपते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि ये एक काली माँ का मंदिर है। मंदिर में बहुत से लोग थे जिन्हें देखकर उसकी सांस में सांस आई। वहां किसी की शादी हो रही थी। आरजू उस भीड़ में शामिल हो गई। वो भागते हुए आगे बढ़ी तो उसका पांव मोड़ा। इसने खुद को संभालने की कोशिश की तो वहां मंडप में खड़ी दुल्हन को उसका धक्का लगा
और वो दुल्हन गिर गई और दूल्हे ने आरजू के गले में वरमाला पहना दी। पीछे से पंडित ने कह दिया, ये विवाह संपन्न हुआ। शादी में खड़े सब लोग ये देखकर हैरान हो गए। आरजू ने अपने गले में वरमाला देखी, तभी जोरदार बिजली के गरजने की आवाज आई। उसने दूल्हे की तरफ देखा। उसकी बड़ी नीली आंखें, ऊंचा लंबा कद, काले घने बाल, हैंडसम पर्सनैलिटी। जो भी उसे एक बार देखता उसकी आंखें उस पर रुक सी जाती। ये परीजाद था। आरजू भी उस लड़के को देखकर उसकी दिलकश सी आंखों में थोड़ी सी खो गई। वो दुल्हन उठकर आरजू पर चिल्लाई, कौन हो तुम? आरजू ने देखा वो लड़के भी आगे आ गए। ये दूल्हे के करीब गई। उसने परीजाद का बाजू पकड़कर मध्यम आवाज में कहा, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे इन लोगों से बचाओ। और ये कहते ही आरजू बेहोश हो गई, क्योंकि वो काफी देर से भाग रही थी। पार्टी में उसने कुछ खाया भी नहीं था। भूख और प्यास की वजह से वो बेहोश हो गई। परीजाद ने उसे संभाला। उन लड़कों ने परीजाद से कहा, सॉरी भाई, हमारी वजह से तुम्हारी शादी में रुकावट आई, मगर ये लड़की हमारी है, उसे हम घर ले जाते हैं। वो लड़का जैसे ही आगे बढ़कर आरजू का हाथ पकड़ने लगा, परीजाद ने इतने गुस्से से उस लड़के की तरफ देखा कि वो लड़का उसी पल जलकर राख में बदल गया। परीजाद ने सख्त लहजे में दूसरे लड़कों को देखते हुए कहा, अब ये लड़की सिर्फ मेरी है। ये मंजर देखकर उस लड़के के दोस्त डर से चीख उठे। वो लड़के जहां खड़े थे वो कोई आम जगह नहीं थी। सब जिन्नात ने उन लड़कों को उसी वक्त जलाकर राख कर दिया। ये लोग आम नहीं थे, ये सब जिन्नात थे। परीजाद जिसकी आज शादी थी वो उन सब का सरदार था। दुल्हन, जिसका नाम माया था, उसने परीजाद से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं हूं तुम्हारी बीवी, ये तो एक आम लड़की है। माया आगे बढ़कर आरजू के गले से वरमाला निकालने लगी, मगर परीजाद ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। परीजाद ने कहा, तुमने सुना नहीं पंडित जी ने क्या कहा? विवाह संस्कार पूर्ण हो गया है और मैंने इस लड़की के गले में वरमाला पहना दी है, तो आज, अभी और इसी वक्त से ये लड़की ही मेरी बीवी है। ये सुनकर वहां खड़े सब जिन्नात हैरान हो गए। माया ने गुस्से में कहा, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो परीजाद? ये सिर्फ एक गलती है। तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली थी। माया ने वहां खड़े सब जिन्नात को कहा, आप सब भी परीजाद को समझाएं ना, ये शादी नहीं है। कबीले का वजीर आगे बढ़ते हुए बोला, परीजाद एक बार फिर सोच लो, ये एक इंसान है। परीजाद ने जवाब देते हुए कहा, मैंने सोच लिया है, अब ये लड़की ही मेरी बीवी है। अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। परीजाद आरजू को अपनी बाहों में उठाकर वहां से चला गया। जब सुबह हुई और आरजू की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक शानदार कमरे में थी। वो घबरा कर बेड से उतर गई। वो एक शानदार महल के कमरे में खड़ी थी। उस कमरे की दीवारें सुनहरी रंग में चमक रही थीं। आरजू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में बहुत ही लग्जरी फर्नीचर था और फर्नीचर भी सुनहरे रंग का चमक रहा था। कमरा रंग बरंगे फूलों से सजा हुआ था। आरजू डर गई और दरवाजे की तरफ दौड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने परीजाद खड़ा था। आरजू परीजाद को देखकर रुक गई। परीजाद ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और नर्म आवाज में बोला, आंख खुल गई तुम्हारी? परीजाद ने नौकरों को इशारा किया और वो नाश्ता लेकर कमरे में आए। आरजू की आंखों में हैरानी थी। उसने परीजाद से हैरान कुन लहजे में पूछा, कौन हो तुम? परीजाद ने कहा, हम अंदर चलकर बात करते हैं। फिर आरजू कमरे में वापस आ गई। नौकर नाश्ता रखकर चले गए। आरजू ने दोबारा पूछा, कौन हो तुम? पर मैं कहाँ हूं? इस कमरे में कैसे आई? परीजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी कल रात का वाकया भूल जाओगी। आरजू ने कहा, क्या कल रात का वाकया? इसने अपने जहन पर जोर डाला तो उसे याद आ गया। आरजू को सब याद आ गया, मगर वो ये नहीं जानती थी कि परीजाद एक जिन है। आरजू ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा तो ये तुम्हारा घर है? एक बात बताओ, उन लड़कों को तुमने पुलिस के हवाले कर दिया ना? उन लड़कों ने कल रात मुझे बहुत परेशान किया था। परीजाद ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, हाँ, उन्हें उनके किए की सजा मिल गई है। आरजू ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। ये कहकर उसने घड़ी की तरफ देखा। काफी वक्त हो गया था। दूसरी तरफ आरजू के माँ बाप को उसकी फिक्र हो रही थी। उन्होंने आरजू के फोन पर कॉल की तो नंबर बंद जा रहा था। उन्होंने अरमान के नंबर पर भी फोन किया, मगर उसने भी फोन नहीं उठाया। जब अरमान की आंख खुली तो उसने अपना फोन देखा, जिस पर बहुत सी मिस कॉल्स आई हुई थी। उसने फौरन आरजू को कॉल की, मगर आरजू का फोन बंद था। इतने में फिर आरजू के पापा का फोन आया।
उन्होंने अरमान से पूछा, क्या बेटा आरजू तुम्हारे साथ है? अब तक वो घर नहीं आई। फिर अरमान को याद आया कि वो तो शायद आरजू को वहीं भूल गया था। अरमान ने कहा, आप फिक्र मत करें, आरजू मेरे साथ ही है, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये कहकर अरमान ने फ़ोन काट दिया और जल्दी से उठकर आरजू को ढूंढने के लिए घर से निकल गया। वो सबसे पहले उसी क्लब में गया। वहां जाकर उसे पता चला कि वो वाकई आरजू को इस क्लब में अकेली छोड़कर चला गया था। यहां जब आरजू ने वक्त देखा तो बोली, बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए, घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी तो परीजाद उसके आगे खड़ा था। ये देखकर आरजू चौंक गई। उसने पीछे देखा तो परीजाद वहां नहीं था। फिर वो अचानक उसके आगे आ गया। आरजू ने हैरानकुन आवाज में पूछा, ये तुमने कैसे किया? और हटो मेरे रास्ते से, मुझे घर जाना है। परीजाद ने उसे कहा, आज से यही तुम्हारा घर है और तुम मेरी बीवी हो। कल रात को हमारी शादी हुई थी, मैंने तुम्हारे गले में वरमाला पहनाई थी, सबके सामने। ये सब सुनकर आरजू के होश उड़ गए। वो जल्दी से बोली, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, हमारी शादी कैसे हो सकती है? मुझे अपने घर जाना है। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी मगर परीजाद ने अपने जादू से दरवाजा बंद कर दिया। आरजू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर दरवाजा नहीं खुला। परीजाद उसके पास आया और बोला, मेरा नाम परीजाद है, मैं एक जिन हूं और जिनों के कबीले का सरदार भी हूं। कल मेरी शादी थी, अगर कल पंडित जी के बताए हुए शुभ मुहूर्त में मेरी शादी नहीं होती तो मैं मर सकता था। जब मैंने तुम्हारे गले में वरमाला पहनाई उसके बाद वो मुहूर्त खत्म हो गया था। अब तुम ही मेरी बीवी हो। उसने कहा, क्या तुम जिन हो? और मैं जिनों की दुनिया में हूं। परीजाद ने कहा, हाँ ये जिनों की दुनिया है। आरजू रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो, मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अगर मैं घर नहीं गई तो उन पर क्या बीतेगी, मुझे प्लीज जाने दो। ये कहकर वो जमीन पर गिर गई और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या वाकई आरजू परीजाद की बीवी बन चुकी है? क्या वो हमेशा के लिए जिन्नों की दुनिया में कैद हो जाएगी? और अरमान, जब उसे ये सब पता चलेगा तो क्या वो अपनी आरजू को वापस हासिल करने के लिए जिन्नों की दुनिया का दरवाज़ा तोड़ देगा? या इस कहानी का अंजाम किसी ऐसे राज में छुपा है जिसे सुनकर रूह कांप उठे? देखते रहिए परीजाद, जिन, एक मासूम लड़की आरजू और ज़िद्दी लड़के अरमान की कहानी, अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें।